जादुई कुएं का जादुई लिपस्टिक। एक समय की बात है, तारा और सानिया अपने पिता अशोक के साथ देनपुर गांव में रहा करती थी। तारा और सानिया के पिता अशोक ही उनका एकमात्र सहारा थे। अशोक अपनी बेटियों को खुश रखने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करता था और शायद इसी कारण वो अब बिस्तर पर था। अत्यधिक काम करने के कारण अशोक बीमार पड़ चुका था और अब हालत ये थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। इसलिए तारा और सानिया ही अशोक का ध्यान रखती थी। पापा, ये लीजिए, सानिया दीदी ने आपके लिए खिचड़ी बनाई है और मैंने इस खिचड़ी को फूंक मारकर ठंडा कर दिया है। आप जल्दी से इसे खा लीजिए। ऐसा कहकर तारा अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, परंतु वो उठते नहीं हैं। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहन सानिया को बुलाती है। दीदी, देखो ना, मैं कितनी देर से पापा को खाना खाने के लिए जगा रही हूँ, पर वो है कि उठते ही नहीं है। तू रुक, मैं देखती हूँ। पापा, पापा उठ जाओ ना, खाना खाने का टाइम हो गया है। जल्दी से उठकर खाना खा लो। अच्छा ठीक है, खाना खाकर सो जाना, फिर अभी उठ जाओ। ऐसा कहकर दोनों बहनें अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, परंतु अशोक नहीं उठता। ये सब देखकर तारा रोने लग जाती है। तभी उनके पड़ोसन तारा का रोना सुनकर उनके घर आती है। क्या हो गया तारा, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं आंटी जी, पापा को क्या हो गया है। पापा उठ ही नहीं रहे। हम दोनों कब से पापा को उठा रहे हैं। इसके बाद पड़ोसन जैसे ही अशोक को देखती है, वो समझ जाती है और फिर वो दोनों बहनों को बताती है। बेटा, अब तुम्हारे पापा कभी नहीं उठेंगे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये खबर सुनकर तो दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी माँ पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और अब उनके पिता का साया भी उनके सर से उठ चुका था। फिर जैसे तैसे आस पड़ोस के लोग अशोक का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन तो लोग तारा और सानिया को तरस खाकर खाना दे देते हैं, परंतु अब धीरे धीरे ये भी बंद हो जाता है। दीदी, आज 2 दिन हो गए, किसी ने हमें खाना नहीं दिया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। दीदी देखो ना, अगर घर में कुछ है तो बना दो। मेरी बहन, मैं पहले ही देख चुकी हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। अन्न का एक दाना तक नहीं है और ना ही कोई पैसे हैं। जो बचे कुचे पैसे थे वो पापा के अंतिम संस्कार में खत्म हो गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। दीदी, मैं साथ वाले घर की आंटी के पास जाती हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ खाने को दे दे। रुक, तू अकेले मत जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। फिर दोनों बहनें अपनी पड़ोसी के पास जाती हैं। आंटी जी, हम दोनों बहनें 2 दिन से भूखी हैं, किसी ने हमें खाने को नहीं दिया, कृपया करके हमें कुछ खाने को दे दीजिए। अरे कितनी बेशर्म हो तुम दोनों। एक तो सभी पड़ोसियों ने दया खाकर कुछ दिन तुम्हें खाना दे दिया, फिर भी तुम उन्हें ही बदनाम करने लग गई। अरे किसी ने भी तुम्हारी जिंदगी भर का खाने का ठेका थोड़ी ले रखा है। जाओ कमाओ और खाओ। ऐसा कहकर वो पड़ोसन दोनों बहनों को वहाँ से भगा देती है। घर आकर दोनों बहनें चिंता में पड़ जाती है कि आखिर क्या करा जाए। तभी तारा की आंखें चमक उठती है और वो सानिया से कहती है, दीदी, पापा लकड़ियों से कुछ न कुछ बनाते थे और उसे बाजार में बेचते थे। अगर हम भी वो बनाना शुरू कर दे तो। बात तो सही कह रही है। पापा को देखते देखते मुझे भी कुर्सियाँ और टेबल बनाना तो आ ही गया था। कई बार मैंने पापा की कुर्सी और टेबल बनाने में मदद भी की थी और पापा के तो औजार भी अभी घर में ही रखे हैं। चल अभी जंगल चलते हैं, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेते आएंगे और कोशिश करते हैं अगर कुछ बन जाए तो। इसके बाद सानिया तारा को लेकर जंगल जाती है और वहाँ से कुछ अच्छी लकड़ियाँ ले आती है। इसके बाद सानिया पूरी रात बैठकर उन लकड़ियों से बहुत ही मजबूत कुर्सी बनाती है और अगले दिन उसे बाजार में ले जाती है। कुर्सी की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उसकी कुर्सियाँ बिकने में देर नहीं लगती। मैंने रात भर बैठकर 4 कुर्सियाँ बनाई और आज चारों ही बिक गईं। इन पैसों में तो मैं घर का राशन आराम से ला सकती हूँ। इसके बाद सानिया राशन लेकर घर जाती है और खाना बनाती है, जिसके बाद दोनों बहनें बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाती है। अब सानिया यही काम करने लगती है।
और अब इस काम से जो पैसे मिलते उन्हीं पैसों में से वो तारा को स्कूल भी भेजने लगती है और धीरे धीरे करके वो एक कारपेंटर की शॉप खोल लेती है। एक दिन एक सेठ सानिया की शॉप पर आता है। सुनो लड़की, मैंने सुना है कि तुम काफी अच्छी कुर्सियाँ और टेबल बनाती हो। देखिए सेठ जी, मैं तो अपना काम करती हूँ, अच्छा है या बुरा ये तो ग्राहक को ही पता होता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक पूरी कुर्सियाँ और टेबल का सेट चाहिए। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मुझे उसमें उसकी जरूरत है। ठीक है, आप 3 दिन बाद सारा सामान ले जाइएगा। 3 दिन बाद वही सेठ सानिया की दुकान पर आता है और कुर्सियाँ और टेबल का सेट देखकर बड़ी हैरानी से कहता है, तुम्हारी उम्र बहुत ही छोटी है, इसलिए मुझे देखकर लगा कि तुम कोई मामूली सी कुर्सी और टेबल बनाकर रख दोगी, पर तुमने तो बहुत ही खूबसूरत कुर्सियाँ और टेबल बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। वैसे तुम्हें मैं एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूँ, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। कैसी सलाह सेठ जी? हर साल गांव में एक कला प्रतियोगिता होती है और इस कला प्रतियोगिता में गांव के सभी लोग अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और जिसकी कला जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आती है उस प्रतिभागी को प्रथम पुरस्कार दिया जाता है और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। और तुम जानती हो उस पुरस्कार में विजेता को क्या मिलता है? पता नहीं, आप ही बता दीजिए। विजेता को 1 लाख का चेक मिलता है और साथ ही साथ उसकी कला को आगे बढ़ाने के लिए उसे सपोर्ट भी किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये प्रतियोगिता 1 महीने बाद हमारे गांव में होने वाली है। अगर तुम चाहो तो इसमें भाग ले सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी कला किसी को भी पीछे छोड़ सकती है। सानिया सेठ का धन्यवाद करती है। फिर तारा जैसे ही घर आती है, सानिया तारा को सारी बात बताती है। दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हारी इस कला को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और जो पैसे मिलेंगे उससे तुम एक नया घर ले सकती हो। इस टूटे फूटे घर में वैसे भी अब रहना मुश्किल हो गया है। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तो मैं जीत पाऊंगी। मैं हूँ ना आपकी फुल टाइम सपोर्टर। ऐसा कहकर तारा सानिया को गले लगा लेती है। इसके बाद सानिया जी जान से उस प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करने लगती है। वो लकड़ियों का नमूना लेती और फिर उन्हें अलग अलग डिजाइन की कुर्सियाँ और टेबल में परिवर्तित कर देती। धीरे धीरे करके 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है और प्रतियोगिता का समय आ जाता है। दोनों बहनें प्रतियोगिता के स्थान पर सारा सामान लेकर जाती है। फिर प्रतियोगिता शुरू होते ही सानिया अपने हुनर का कमाल दिखाना शुरू कर देती है और 3 ही घंटों में वो बहुत ही सुंदर कुर्सियों का बहुत ही सुंदर जोड़ा बनाकर तैयार कर देती है। उन कुर्सियों का डिजाइन किसी शाही राजा की कुर्सी जैसा लग रहा था। दीदी, ये कुर्सियाँ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और इसका अनोखा डिजाइन तो किसी शाही राजा की कुर्सी जैसा लग रहा है। सच कह रही हूँ, इस कुर्सी को देखकर तो जज आपका इनाम 1 लाख से 10 लाख कर देंगे। थैंक यू सो मच मेरी बहना। दोनों बहनें बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक दूसरे प्रतिभागी की नजर सानिया की बनाई हुई कुर्सियों पर जाती है और वो अपने दोस्त से कहता है, यार इस लड़की की कुर्सियाँ तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। अगर ये अपनी इन कुर्सियों के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेगी तो हमारा जीतना तो नामुमकिन हो जाएगा। भाई तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है। तेरे भाई के रहते हुए कोई भी लड़की तुझे हरा नहीं सकती, समझा? ऐसा कहकर उस प्रतिभागी का दोस्त सानिया और तारा पर नजर रखने लगता है और फिर जैसे ही सानिया और तारा मेकअप रूम में जाती है, वैसे ही उस प्रतिभागी का दोस्त उन कुर्सियों को लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। फिर जैसे ही तारा और सानिया वापस लौटती है तो वो देखती है कि सानिया की बनाई हुई कुर्सी की जगह वहां पर कोई एक मामूली सी कुर्सी पड़ी है। अरे, मेरी बनाई हुई कुर्सियाँ कहाँ गई? और मेरी बनाई हुई कुर्सियों की जगह ये मामूली सी कुर्सी यहाँ पर किसने रखी? ये सब किसने किया? दीदी, ये जरूर किसी की कोई चाल है ताकि वो तुम्हें जीतने ना दे सके। लेकिन अभी हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। इस मामूली सी कुर्सी के साथ तो मैं कभी भी ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगी। दीदी, अभी भी जजेस को आने में 1 घंटा है।
क्या आप उतने समय में कुछ कर सकती हैं? कर तो सकती हूँ, पर यहाँ पर अब बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बची। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जंगल जाती हूँ और कुछ न कुछ बंदोबस्त करके आती हूँ। इसके बाद सानिया हड़बड़ी में जंगल की तरफ निकल पड़ती है। सानिया जंगल में भाग रही होती है कि तभी एक पत्थर से पैर लगकर वो नीचे गिर जाती है। फिर वो जैसे ही उठती है तो अपने सामने एक बहुत ही सुंदर परी को पाती है। सानिया, मैं जानती हूँ तुमने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले धोखा मिला है, परंतु तुम चिंता मत करो, अच्छे इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं होता। आप तो कोई परी लगती हैं। तुमने सही पहचाना, मैं जिज्ञासा परी हूँ और तुम्हारी ये हालत देखकर ही तुम्हारे पास आई हूँ। अगर आप परी हैं तो मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए ही आई हूँ। सानिया, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की हो, परंतु आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ उससे तुम परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान जादुई लिपस्टिक का कुआं है। मैं कुछ समझी नहीं। सानिया, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर तुम्हें एक लाल रंग का कुआं दिखेगा। वो कुआं एक जादुई लिपस्टिक का कुआं है जो हर सच्चे और अच्छे इंसान की मदद करता है। तुम वहाँ जाओ, वो जादुई कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा, लेकिन हाँ, वो तुम्हारी मदद करने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेगा और मुझे पूरा विश्वास है तुम उसकी परीक्षा में खरी उतरोगी। अब बिना देर लगाए जल्दी से वहाँ जाओ। सानिया परी का धन्यवाद करती है और जल्दी से उस कुएं के पास जाती है। कहो लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? इसके बाद सानिया अपनी सारी कहानी बताती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दुनिया का सबसे भारी बोझ कौन सा है? पश्चाताप का बोझ। ऐसी कौन सी चीज है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है? आत्मा। प्रेम का सही अर्थ? त्याग। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही है। ये लो, ये मेरे कुएं की जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद सानिया उस कुएं का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाती है और उस जादुई लिपस्टिक से दो बहुत ही खूबसूरत कुर्सियाँ मांगती है और उन कुर्सियों को लेकर अपनी बहन तक पहुँच जाती है। क्या बात है दीदी, आप तो समय से पहले ही आ गई। और ये कुर्सियाँ तो बहुत ही सुंदर है। आपने इतने कम समय में ये कुर्सियाँ कैसे बना ली? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। इसके बाद प्रतियोगिता के जजेस आ जाते हैं और सानिया की कुर्सियां देखकर उसे विजेता घोषित कर देते हैं। साथ ही साथ उसे 1 लाख रुपए का इनाम और उसकी कला को आगे बढ़ाने के लिए उसे फुल सपोर्ट का वादा भी करते हैं। और इन सब चीजों के लिए सानिया मन ही मन उस जादुई लिपस्टिक के कुएं और उस परी का धन्यवाद करती है। और उस दिन के बाद से सानिया पीछे मुड़कर नहीं देखती और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। चांद की परियां। बहुत समय पहले की बात है। चांद के ऊपर परियों का एक बहुत ही सुंदर मोहल्ला था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना होता था। सभी परियां आपस में बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी लोक की 2 जादूगरनी को पता चल जाता है कि चांद पर एक परियों का मोहल्ला है और परियों के पास बहुत सारा सोना भी है। दोनों जादूगरनी चांद पर मौजूद सारे सोने को कब्जा करने का मन बना लेती हैं। एक दिन दोनों जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी में बैठकर चांद पर सोना चुराने चली जाती है। मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो तुरंत चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मोना परी आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। अरे, ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आई हैं। मुझे अभी तुरंत जाकर दूसरी परियों को यह बात बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा करके उन दोनों जादूगरनियों की प्लानिंग बता देती है। उसकी बात सुनकर मीठी परी कहती है,
हमें तुरंत उन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वे लोग सारा सोना यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। सोने के बिना हम कुछ नहीं है। हमारी जादुई छड़ी भी सोने के मदद से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें हमारे सोने की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। मोना परी गुस्से से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर अनु जादूगरनी कहती है, अरे हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। हम इन सारी परियों को पृथ्वी लोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने नींद में ही देखे जाए तो बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपनी जादुई छड़ी की मदद से मजा चखाएंगे। लेकिन इससे पहले की परियां अपने जादू छड़ी का इस्तेमाल करती, दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति की मदद से सभी परियों को बिजली के जेल में कैद कर देती है। सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से उनकी जादुई छड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मीठी परी परेशानी के साथ कहती है, अरे नहीं, ये दोनों तो बहुत चालाक निकले, अब हम क्या करें? तभी रेखा जादूगरनी उन सभी परियों की जादुई छड़ी उठाकर अपने बैग में भर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों के घर में मौजूद सारा सोना अपने जादुई गाड़ी में रख लेती है। जादूगरनियां सभी परियों को बिजली के रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ, जल्द ही पहुँच जाएंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पृथ्वी लोक पर पहुँच जाती है। दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी बिल्कुल काम नहीं करती है। अचानक उस जादुई छड़ी में से आवाज आने लगती है, कृपया इस छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। जादुई छड़ी की आवाज सुनकर जादूगरनी कहती है, यह परियां तो बहुत शानी है, इन्होंने अपनी जादुई छड़ी में पासवर्ड लगा रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेखा जादूगरनी परियों को धमकाते हुए कहती है, चलो तुम सब अभी के अभी अपनी छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। मोना परी की बात सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जादूगरनी सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ। अगर तुमने हम दोनों को पासवर्ड नहीं बताया तो यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर दोनों जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनी लाचारी पर सभी परियां उदास होकर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उस जादूगरनी के घर के बाहर से सनाया नाम की लड़की गुजरती है। उसे परियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। सनाया खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी उसे बिजली के रस्सी में सभी परियां कैद दिखाई देती है। अरे यहाँ तो परियां हैं, लेकिन ये सभी परियां यहाँ कैसे आई? सनाया को देखकर सभी परियां उससे मदद मांगने लगती है। सभी परियां अपने साथ हुई घटना के बारे में सनाया को बता देती है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सनाया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही सनाया बिजली की रस्सी को हाथ लगाती है, उसे एक बड़ा शॉक लगता है। जोरदार झटके की वजह से सनाया उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, इन रस्सियों में से तो जोरदार बिजली का झटका आ रहा है। मुझे इन्हें तोड़ने के लिए कुछ आइडिया सोचना होगा। सनाया मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। सनाया तांत्रिक को लेकर फिर से परियों के पास आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनियाँ सनाया और तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे यह लड़की और तांत्रिक यहाँ कैसे आए? इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया है। अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनियों को बर्फ बना देती है। इससे पहले कि ये वापस अपने रूप में आए, सभी परियां उन दोनों जादूगरनी को एक बड़े महासागर में जाकर फेंक देती हैं।
इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां अपना सोना लेकर चांद पर वापस चली जाती है।